कर रहे हैं ज्वाइन लक्ष्य? ओके, तो लास्ट टॉपिक आई थिंक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया था। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिकॉर्डिंग ऑन। तो 1:2:1 स्ट्रेन हो गया था, पहले स्ट्रेस किया था, देन स्ट्रेन, देन हुक्स लॉ, देन टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहला यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ गए, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मेन बात बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, हर टॉपिक में कुछ कीवर्ड्स की फॉर्मूलाज होते हैं। सेकंड जो टाइप पढ़ा था बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें कहा था वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, बात हो गई थी। थर्ड आपको लास्ट जो थर्ड है वो है shear modulus of elasticity, shear modulus of elasticity। इसका एक और नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और करके कहाँ लिखें, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी इसको बोल सकते हैं। ये सिंबल कहीं देखा, म्यू, कुछ लोग इसको न्यू बोलते हैं, कुछ म्यू बोलते हैं, वैसे इसको म्यू है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के लिए म्यू, और कुछ लोग कैपिटल जी सिंबल यूज लेते हैं, मे बी आपको कहीं कहीं जी, कैपिटल जी भी मिलेगा, तो मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ म्यू और जी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो दो नाम है, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत इजी, काफी बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी आ गई होगी, जैसे पहले दो पढ़े थे है ना, वैसे ही अब ये लास्ट है शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये क्या होगा, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। लिखिए, द रेशियो ऑफ shear stress, the ratio of shear stress and shear strain is called shear modulus of elasticity, is called shear modulus of elasticity। फुल स्टॉप। तो क्या लिखा, द रेशियो ऑफ shear stress and shear strain is called shear modulus of elasticity। तो कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कुछ बातें आपको क्लास में रेडी हो जाएगी। ये चैप्टर ऐसा है जो काफी कुछ तो क्लास में लर्न ही हो जाता है, थोड़ा आपका आईक्यू बेटर हो तो। ओके, फॉर्मूले में आप न्यू इक्वल टू लिख लें और जी इक्वल टू जो भी आप कहें, क्या होगा, अपॉन shear strain, shear stress upon shear strain। shear stress कुछ याद है फॉर्मूला, डेल्टा एक्स अपॉन एल, आइदर सिलेंड्रिकल और क्यूबॉइड कुछ भी हो, एक फेस को फिक्स करके ऑपोजिट फेस पर टेंजेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वहां पर ऑलवेज क्या मिलता है, डेल्टा एक्स अपॉन एल, एल कैपिटल लें या स्मॉल लें। ओके, स्ट्रेन गलत हो गया ना, हाँ दिमाग थोड़ा तेज चल गया, स्ट्रेन तो बाद में आता है, स्ट्रेस ऑलवेज क्या होता है, एफ अपॉन ए, कौन सा एफ, रिस्टोरिंग फोर्स वाला है ना, और
स्ट्रेन में आपको डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये कैपिटल एल हो या स्मॉल एल हो, इसका सेंस क्या है? सेपरेशन बिटवीन दी टू ऑपोजिट फेसेस। ओके, इसको हम थोड़ा ठीक करके ऐसा लिख सकते हैं, एफ आर इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, shear modulus of elasticity, shear modulus of elasticity। ठीक है, तो एक तो आप बात कर रहे थे भाई भावेश, और म्यू की यूनिट बताओ। इजी क्वेश्चन पूछा है पहली बात तो, म्यू की यूनिट भाई, ये तो शायद एब्सेंट थे कुछ, आई थिंक आप तो बता सकते हैं। पास्कल, देखो गलती से सही बता दिया इन्होंने, है ना। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं और पास्कल भी बोल सकते हैं, तो बिल्कुल सही। याद है ना, कैपिटल ई जनरल सिंबल है किसी भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, और इसके क्लासिफिकेशन करें तो 3 है, यंग्स मॉड्यूलस कैपिटल वाई, बल्क मॉड्यूलस कैपिटल बी, शियर मॉड्यूलस के लिए म्यू और कैपिटल जी। इसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, तो ये टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हेडिंग, तो इसमें हम पहले कर लेते हैं कुछ काम। चलिए बड़ा टॉपिक पहले कर लेते हैं। हेडिंग लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कुछ याद आ जाएगा कि जब भी हमें एनर्जी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना होता है, तो हम फॉर्मूला किसका फॉर्मुलेट करते हैं? वर्क डन का, इन जूल। वर्क किसमें स्टोर हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी, सम एनर्जी इन जूल। तो किसी स्ट्रेच्ड वायर को, किसी वायर को स्ट्रेच करने के लिए, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को कुछ वर्क करना पड़ता है। किसके अगेंस्ट? इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट, है ना। जैसे एक स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, इसकी नेचुरल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ एल है, ये एक वायर है। इस वायर का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और इस वायर की कुछ लेंथ है एल, ये ओरिजिनल लेंथ एल आपको दिखाई दे रही है। जब हम इसके फ्री एंड पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स वो भी कैसा? अलोंग इट्स लेंथ वाइज, या इसके इस एंड फ्री एंड पर कुछ मास सस्पेंड कर दो, मास का कुछ वेट होता है, वेट इज आल्सो सम फोर्स, mg इज आल्सो सम फोर्स। तो इसके फ्री एंड पर अगर हम एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स के लिए मैं एरो दिखा, सॉरी, एक फोर्स अप्लाई करें, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो फोर्स के अगेंस्ट क्या लगता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो कोई भी वायर हो, उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल के बीच का एक स्टैंडर्ड सेपरेशन होता है। जब वो सेपरेशन एक तरह से डिस्टर्ब होता है, उनके बीच का गैप कम हो या उनके बीच का गैप ज्यादा हो, वो उस स्टैंडर्ड गैप को मेंटेन रखना चाहते हैं। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स गैप इंक्रीज करता है, तो मॉलिक्यूल गैप को वापस उतना ही रखना चाहते हैं, और क्या लगता है? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप किसी बॉडी को कंप्रेस करें, तो मॉलिक्यूल्स स्टैंडर्ड डिस्टेंस से थोड़ा नियर आने लगते हैं, फिर भी वो एक दूसरे पर रिपेल करते हैं, दूर जाने लगते हैं। वो स्टैंडर्ड डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, और उस स्टैंडर्ड डिस्टेंस को अगर आप किसी डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करके डिस्टर्ब करते हैं, तो मॉलिक्यूल उसका अपोज करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस अपोज, a restoring force start acting opposite to the applied deforming force। okay, अब एक मार्किंग मैं अच्छी सी कर देता हूं यहाँ पर, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, बिकॉज मैंने यहाँ दिख रहा हूँ ना, डिफॉर्मिंग फोर्स दिखा है, रिस्टोरिंग फोर्स दिखा है, और फाइनल लेंथ पहले की तरह मैं यहाँ दिखा रहा हूँ एल प्लस डेल्टा एल। एल कैपिटल लें, स्मॉल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी मर्जी, है ना।
ये इनिशियल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी जब फोर्स अप्लाई नहीं किया था, बिकॉज फोर्स अप्लाई कर दिया तो लेंथ में थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया है ना। ये इंक्रीज इन लेंथ हम यूज लेंगे एज अ डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज इन लेंथ हम यूज लेंगे एज अ डिस्प्लेसमेंट। आप सब जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। अगर आप किसी वायर पर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कम होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो लेंथ में इंक्रीमेंट भी उसी रेशियो में ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो चीज कंटिन्यूअसली बदलने वाली होती है उसके लिए देखिए, लेट इनिशियल फोर्स 0 है और फाइनल फोर्स क्या है, एफ डी। हमने इस वायर पर कोई इनिशियल फोर्स अप्लाई नहीं किया था, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी। जब वायर पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स के अप्लाई करने के बाद कुछ सेकंड में इक्विलिब्रियम आ जाता है और इंक्रीज इन लेंथ हमने दिखाया है डेल्टा एल। ओके, तो इस इंक्रीमेंट के प्रोसेस में फोर्स कहां से कहां तक इंक्रीज हुआ, जीरो से लेकर डी तक। तो इनिशियली फोर्स 0 था, फाइनली फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स एफ डी। तो वायर की लेंथ के इंक्रीमेंट के प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, द एवरेज फोर्स विल बी 0 प्लस एफ डी अपॉन 2। ये एवरेजिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब हम वायर की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम एफडी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। कहां से कहां तक, 0 से लेकर एफडी तक धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हो वायर की लेंथ इंक्रीज हो रही है। किसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अगेंस्ट वर्क हो रहे हैं। जब हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तब वायर वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन कर लेता है, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी गेन कर लेता है। ये सब कुछ अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी चल रहा है लेट। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप वायर को फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच किए हुए हैं तब उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। जब आप फोर्स हटाएंगे बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी वो अपनी वापस ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं स्ट्रेचिंग के प्रोसेस में, लेंथ के इंक्रीमेंट के प्रोसेस में जो एवरेज फोर्स है वो क्या होगा, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा एवरेज फोर्स, एफ डी बाय 2। इस एवरेज फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना इंक्रीमेंट किया है, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ एल थी, बाद में हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो हम क्या कहते हैं, इफ डब्ल्यू बी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, if W, then W will be force into displacement, force into displacement। तो ये वो एवरेज फोर्स है। अगर आप इस एवरेज फोर्स के प्लेस पर एफ डी यूज ले लें तो रॉन्ग क्यों हो जाता है, क्योंकि T इक्वल टू 0 पर एफ डी नहीं था। T इक्वल टू 0 पर इनिशियल टाइम पर फोर्स 0 था, फोर्स को हमने धीरे धीरे बढ़ाया बढ़ाया और कहां तक कर दिया, एफ डी तक, और धीरे धीरे लेंथ इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑफ या हम कहें एक मोमेंट पर कुछ नहीं होता। बहुत माइन्यूटली अगर मेजरमेंट करें तो किसी एक सिंगल मोमेंट पर कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होगा ये एक मोमेंट पर लेंथ रियल हो जाएगी, समझ रहे हो ना। बहुत आपने स्टॉप वॉच देखी है ना, एक सेकंड को भी 100 में डिवाइड कर देती है वो। साइंटिफिक स्टॉप वॉच तो और भी बहुत फाइन मेजरमेंट करती है टाइम का। तो किसी सिंगल मोमेंट पर नहीं होता। जैसे आपने किसी वायर पर लोड अप्लाई किया तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होने में भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम लगता है। उस ड्यूरेशन में एवरेज फोर्स क्या है ना, वायर पर जैसे सस्पेंड किया तो F इक्वल टू 0 से कहां तक इंक्रीज होगा, एफ डी तक। तो उस प्रोसेस के, तो सीधी सी बात है, स्ट्रेचिंग के प्रोसेस का एवरेज फोर्स क्या है, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स अपॉन 2। इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तब हम कहते हैं ये फाइनल फोर्स है, और स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था। तो एवरेज फोर्स इनटू टोटल स्ट्रेच, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब पहले एक बार फॉर्मूला देख लें। एवरेज फोर्स को हमने लिखा है, हाँ एक और बात, ये जो एफ डी है ना, ये मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होता है,
बोला नहीं कोई? मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होता है? एफ आर के। एफ आर एफ डी एक फाइनली इक्विलिब्रियम में ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तभी तो और स्ट्रेच नहीं होता है वायर, कंप्रेस भी नहीं होता है। ओके, यहाँ पर अगर मैं A इंटू एल कहूं तो ये क्या है, कोई बता सकता है? A तो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L है लेंथ, A इंटू एल क्या होगा? तो जो भी वॉल्यूम बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द वायर। किसी भी सिलेंडर के लिए अगर मैं पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही दिखा दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ क्या होता है? इट्स वॉल्यूम। इट्स वॉल्यूम होता है ना पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो एच के प्लेस पर एल है, पाई आर स्क्वायर के प्लेस पर कैपिटल ए। तो वायर का भी कुछ थिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है? तो इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो अगर मैं वायर के वॉल्यूम से प्रोडक्ट कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, ए इंटू एल, ए इंटू एल, ऊपर भी प्रोडक्ट किया नीचे भी प्रोडक्ट किया, ठीक है? ठीक है। एफ अपॉन ए क्या हो जाता है? स्ट्रेस। याद आया कुछ? रीस्टोरिंग फोर्स। एफ डी के प्लेस पर आप रीस्टोरिंग फोर्स कभी भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होता है। एनर्जी, वर्क डन सब स्केलर होते हैं, तो हम मैग्नीट्यूड जानते हैं सेम है, एफ डी के प्लेस पर एफ आर लिखा, एफ आर अपॉन ए क्या हो जाता है? स्ट्रेस। ओके, डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है? स्ट्रेन। याद आया कुछ? स्ट्रेन। तो W इक्वल टू आता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले तक पहुंचना होगा हमें, तो मैंने इन शॉर्ट आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द एवरेज फोर्स इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग इज दिस, the total amount of work done to increase dl length of the wire। और फिर आप एफ डी के प्लेस पर एफ आर मैग्नीट्यूड सेम होता है इसलिए पुट करेंगे, और ये जो ए इंटू एल है इससे प्रोडक्ट भी किया, ए इंटू एल से डिवाइड भी किया, देन एफ आर इंटू ए के प्लेस पर हम लास्ट में स्ट्रेस लिखेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज हो गया, स्ट्रेन हो गया ये, और ए इंटू एल क्या होता है, हम बात कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा, और देन हम कहेंगे दिस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन is stored in the form of potential energy of a stretched wire। फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ठीक है? तो डायग्राम बनाकर स्टार्ट करते हैं। तो एक बार तो मैंने रफली तो बता दिया डेरिवेशन, अब फेयर काम स्टार्ट करते हैं पूरी बात को वापस समझते हुए। डायग्राम जल्दी बना लो। डन? लिखिए, इनका अटेंडेंस ले लेना ना, क्या नाम है? ओके, लिखिए, कंसीडर a wire of original length, consider a wire of original length L and area of cross section A, consider a wire of original length L and area of cross section A, capital A, full stop, full stop। okay? फुल स्टॉप के बाद लिखिए लेट डेल्टा एल बी दी इंक्रीज इन लेंथ, लेट डेल्टा एल बी दी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर after applying
after applying the deforming force FD, after applying the deforming force FD, after applying the deforming force FD as shown in figure, as shown in figure, full stop. तो एज शोन इन इसलिए कह रहे हैं लेंथ वाइज ही है ये ना, लेंथ में इंक्रीमेंट तभी होगा। ओके, डायग्राम हो गया, थोड़ा बहुत आपको डायग्राम को देखकर जो एक्सप्लेन करना था कर दिया। लाइन चेंज करके लिखिए द एवरेज फोर्स इन the process of the average force in the process of increase in the process of increase in the length of the wire, average force in the process of increase in the length of the wire is given as F average Fi plus Ff by 2, I for initial, F for final। इनिशियली कोई फोर्स नहीं था वायर पर, इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा फाइनली फोर्स होगा Fd। डायग्राम में भी हमने Fd दिखाया है। इक्विलिब्रियम के बाद जब कंप्लीट इंक्रीमेंट हो गया था तब फाइनल फोर्स इतना है। तो एवरेज फोर्स के लिए आपको इनिशियल फोर्स फाइनल फोर्स बाय 2, एवरेज फोर्स। तो प्रोसेस का एवरेज फोर्स कुछ हमारे सामने ये है। because Fd equal to Fr, फाइनल इक्विलिब्रियम में, डायग्राम में जो फाइनल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन दिखाई है हमने डायग्राम में, Fd इक्वल टू Fr ऑलवेज होता है। रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स फाइनली इक्वल होते ही हैं। अगर ये इक्वल नहीं हो ना तो फिर प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब प्रोसेस अभी चल रहा है, या तो लेंथ इंक्रीज हो रही होगी थोड़ी या रिड्यूस हो रही होगी। फाइनल इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होता, बाद में लेंथ में, रीजन दोनों बराबर हो जाते हैं मैग्नीट्यूड में। तो इक्वेशन 1 में हमने ऑलरेडी लिख दिया Fd के प्लेस पर Fr। चलिए डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एवरेज करना सबको पता है। ओके लिखिए, हाँ भाई 2 से डिवाइड क्यों दिया थोड़ा बता दो, 2 से ही डिवाइड क्यों किया? क्योंकि दो ही स्टेट है ना, इनिशियल फाइनल दो ही है, तो दो फोर्स इसलिए। चलिए इक्वेशन 1 के बाद लिखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in the process of increase in length, in the process of increase in length of the wire, in the wire, W इक्वल टू, सब जानते हैं ना, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक ही लाइन पर है दोनों, इसलिए मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। cos 0 प्लस 1 होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 ही होता है मैक्सिमम। तो लीनियर है दोनों ही, इसलिए आइदर प्लस 1 माइनस 1 मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो जस्ट प्रोडक्ट करना है, W इक्वल टू F एवरेज इनटू डेल्टा, देन W इक्वल टू, देन करके W इक्वल टू आपको ऐसा कुछ लिखना है, W के प्लेस पर Fr बाई 2 इंटू डेल्टा एल। इक्वेशन 1 से हमने है ना एवरेज फोर्स का Fr बाई 2 कर दिया एवरेज फोर्स के प्लेस पर।
अब इसके बाद आती है काम ट्रिक, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो यही होता है, लर्न भी करना है बाद में आपको, पहले तो डेराइव कर रहे हैं अभी तो स्टैंडर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको वायर की लेंथ, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से प्रोडक्ट भी करना है, डिवाइड भी करना है। आपने स्टार्टिंग में लिखा है ना वायर के बारे में, क्या लिखा है वायर के बारे में, लेंथ ओरिजिनल कितनी है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो उन फिजिकल क्वांटिटी को अब यूज ले लेते हैं, लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, on multiplying and dividing by al, a into l लिख सकते हैं, एक ही बात है। on multiplying and dividing by al we get w equal to fr by 2 into delta l into a into l upon a into l, on multiplying and dividing by a l। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके आप दिखा दें। नेक्स्ट स्टेप, W इक्वल टू हाफ FR अपॉन A इंटू डेल्टा L अपॉन L इंटू ये 3 ब्रैकेट्स देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, बता भी दो, कोई टर्म छूटी तो नहीं ना, सब कुछ आ गया है। इसको बोलते हैं अरेंज करके लिखना, तो इस स्टेप को हमने अरेंज करके थोड़ा लिख दिया। जो ऊपर था वो ऊपर ही है, जो नीचे था वो नीचे ही है, ठीक है ना। इस अरेंजमेंट से आपको क्लियरिटी है, अभी अभी बताया था। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ वॉल्यूम ऑफ द वायर, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिखना है W इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में ही लिखना स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो पुराने स्टूडेंट है उन्होंने 6th चैप्टर में काफी बार हमने एनर्जीज के फॉर्मूलाज डेराइव किए हैं, कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कभी आपने वर्क एनर्जी थ्योरम, काफी सारे काम किए। वहां पर आपको एनर्जी के फॉर्मूला से पहले वर्क का फॉर्मूला डेराइव करना होता है। 12th में आएंगे तो आप ये चीजें और ज्यादा देखेंगे, ठीक है। तो हमने स्ट्रेच्ड वायर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए क्या पता लगाया, उस वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और वर्क एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी कभी वेस्ट नहीं जाते, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, है ना। तो आपने कुछ मैकेनिकल वर्क किया वायर को स्ट्रेच करने के लिए, और वो वायर की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो ना, वायर के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। देखिए दिस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लास्ट लाइन लिखनी है, this total amount of work done, this total amount of work done is stored in the form of, is stored in the form of potential energy, is stored in the form of potential energy of the stretched wire, is stored in the form of potential energy of the stretched wire, that is stress strain volume। एक टॉपिक करेंगे अभी हम, टाइम है ना, कुछ है 20 मिनट्स,
नहीं, जनरल वर्ड यूज लेते हैं स्ट्रेन। ये कह रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेन के प्लेस पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यूज नहीं ले सकते क्या, है ना। कोई सा भी डिफॉर्मेशन हो, ये तो कौन सा हुआ था, टेंसाइल, है ना। कोई सा भी डिफॉर्मेशन हो, स्ट्रेस जनरल होता है। अब स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं, फिर तो स्ट्रेस में भी हम लिखे टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर आप अगर वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन लिख दो तो भी ठीक है। किसी भी टाइप के डिफॉर्मेशन के लिए ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, डेरिवेशन किस टॉपिक को, किस फॉर्म को लेकर किया है, टेंसाइल स्ट्रेस को लेकर। थोड़ा इजी है, थोड़ा इजी है ना, और वो आपके सिलेबस का भी पार्ट है इसलिए, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। और अगर आपकी बात डायग्राम को देखकर माने तो सही भी तो है। ये कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल, ये कौन सा स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो हम जनरल वर्ड्स को यूज लेते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है। और पर्टिकुलर वायर के केस में ये टेंसाइल है और ये लॉन्गिट्यूडनल है ही, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, तो यहाँ पर जैसे आप पूछे थे सिग्मा क्या है, तो एक साइंटिस्ट है पॉइजन, तो एक रेशो है पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो एक रेशो है लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल। ये लैटरल समझते हैं आप, साइड बाय। यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, यहाँ तक सबने कर दिया ना। अच्छा, नाम अच्छा नहीं लगा क्या, अब उसके पेरेंट्स ने रखा होगा, हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक रेशो है, वो रेशो क्या है बस आपको समझना है, छोटी सी बात है, दिमाग में फिट करनी है। नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। देखिए, हम खुद भी जानते हैं कि अगर एक बॉडी है जिसका कुछ वॉल्यूम है v, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। वो सिलेंड्रिकल हो, वो क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो। जैसे इस रूम का मान लो ये सामने वाला फेस में मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इन दोनों फेसेस के बीच का डिस्टेंस लेंथ है, तो उस वॉल का एरिया और इन दोनों वॉल्स के बीच के सेपरेशन को प्रोडक्ट करेंगे तो वॉल्यूम में मिलेगा, कैसा भी हुआ ना। तो लेट ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, थोड़ा देखना आप, हमने सिलेंड्रिकल बॉडी की लेंथ को इंक्रीज किया, साथ में इसका रेडियस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। वॉल्यूम तो कंजर्व फिजिकल क्वांटिटी है, मैटर का वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा जितना है ना। तो यहाँ पर कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पर इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है। यहाँ पर हमने एल प्लस डेल्टा एल लेंथ को इंक्रीमेंट, लेंथ में थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए माइनस डेल्टा ए हो गया होगा ना, कुछ तो कम हुआ होगा। तो एक्चुअल में जब स्ट्रेच करते हैं किसी बॉडी को उसकी लेंथ वाइज, तो आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास भी आते हैं। लेटरल मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है, डिफॉर्मिंग फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, मैं कह रहा हूँ किसी रबर बैंड को पकड़ के आप दोनों तरफ से खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आएंगे ना, समझ रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो उनका डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उनका सेपरेशन कम हो रहा है, तो दो तरफ से शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। तो इस केस में पॉइजन्स ने एक रेशियो बताया था, अब वो रेशियो क्या था उसके बारे में बात करते हैं। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मैं मान लेता हूं उसका पहले डायमीटर था डी, कैपिटल डी बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट इज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के लिए इनिशियल डायमीटर कैपिटल डी था, फाइनल डायमीटर कितना हो गया, कैपिटल डी माइनस डी, कुछ कम हो गया, कुछ कम हो गया। इसकी लेंथ पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा बोलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, है ना। तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। लैटरल, लैटरल मतलब होता है साइड बाय, लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ओरिजिनल डायमीटर इतना था, चेंज इतना हो, तो लैटरल स्ट्रेन ये होता है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो इन दोनों के रेशियो को, किन दोनों के, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन
लैटरल स्ट्रेन, इन दोनों का रेशो क्या होता है? सिग्मा, पॉइजन्स रेशो सिग्मा, जो आप जस्ट पूछ रहे थे ना अभी, रेशो है एक, यूनिटलेस तो होना ही है, दिस इज यूनिटलेस, this one is also unitless, unitless upon unitless is a ratio। हेडिंग लिखिए, एक डेफिनेशन है और एक फॉर्मूला है। चलिए एक अच्छा सा डायग्राम आपके लिए बना देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पॉइजन्स रेशो, हेडिंग लिखने के बाद आपको राइट साइड में ये दो डायग्राम बनाने हैं। ये तो ओरिजिनल कंडीशन दिख रही है, ओके देखो डायग्राम में तो बना दिया, ये दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होते हैं ना, डन। ये क्या हुआ, ये थोड़ा थिन नहीं हुआ? हाँ भाई, डन। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक थोड़ा सा थिक और एक थोड़ा सा थिन दिखाना था। आई थिंक दूर से दिख रहा है या नहीं, पता लग रहा है थोड़ा सा थिक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम तो उतना ही है, ऐसा थोड़ी है कि लेंथ इंक्रीज हो गई और थिकनेस उतनी रहेगी, तो ये नया मैटर आया कहाँ से? वॉल्यूम तो उतना ही, मॉलिक्यूल्स तो उतने ही है। ओके, तो यहाँ पर चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एक एक स्ट्रेन की बात करेंगे, देन फॉर्मूला। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, द रेशियो ऑफ, तो ऐसा कुछ था क्या? हाँ भाई साहब, देखो मिला कुछ, ये रहा ना। अब पता नहीं इन्होंने एनर्जी से रिलेटेड कर दिया है ना। हाँ बिल्कुल है ना, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है लेटरल अपॉन, क्या किया इन्होंने, है तो स्ट्रेन दोनों, लेटरल है। हाँ भाई स्टार्ट आई थिंक हमने कर दिया था, इन्होंने रेसिप्रोकली कर दिया। चलिए द रेशियो ऑफ lateral strain, the ratio of lateral strain and longitudinal strain and longitudinal strain is called Poisson's ratio, is called Poisson's ratio, is called Poisson's ratio। आप आ जाओ। ओके आगे लिखिए, दैट इज सिग्मा इक्वल टू, दैट इज सिग्मा इक्वल टू कैपिटल डी है ना, देखो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग,
lateral strain, longitudinal strain. और क्या कर सकते हैं आप, डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल, पॉइजन्स रेशो. तो लेटरल स्ट्रेन, इसको साइड वाई स्ट्रेन भी बोलते हैं, लेटरल और साइड वाई. मतलब अगर ये सिलेंड्रिकल बॉडी है तो यही तो होंगे इसके साइड, तो साइड से थोड़ा थिन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन. और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आप जानते ही हैं. इन दोनों का रेशो एक और नया है ना. तो ये आपको एक्स्ट्रा कुछ ध्यान रखना है, 1 मिनट. कौन है? सौरभ की, फटाफट आ जाओ. डन गाइस. एक फॉर्मूला और बता देते हैं, है क्या? 5 मिनट्स. वेरी गुड, है ना. तो आज स्टार्ट क्या किया था हमने? सबसे पहला टॉपिक शियर मॉड्यूलस, उसका एक और नाम था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी. देन एनर्जी वाला एक बड़ा टॉपिक किया, बहुत बड़ा तो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर. आपको दो बातें इस पे ध्यान देनी है. पहली, एवरेज फोर्स 0 से लेकर फाइनल तक उसका एवरेज कर देते हैं, 0 प्लस FD/T, ठीक है. देन वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है? टोटल स्ट्रेच कितना हुआ है ना. F इक्वल टू 0 से F इक्वल टू FD तक था, उस पूरे प्रोसेस में स्ट्रेच कितना हो गया वायर? डेल्टा एल. तो एवरेज फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ, आपको वर्क रिसीव होगा और वर्क इसमें स्टोर हो जाता है एनर्जी में. और वो याद रखना, A इंटू एल से प्रोडक्ट A इंटू एल से डिवाइड करोगे तब वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम. ओके. उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, पॉइजन्स रेशो. जब हम किसी बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो साथ में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायमीटर रिड्यूस भी तो होता है. उल्टा भी होता है इसमें. अगर आप वायर को कंप्रेस करें, किसी सिलेंड्रिकल बॉडी को कंप्रेस करें तो डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा. हमेशा क्या लेंगे? चेंज. तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, और यहाँ पर सिग्मा क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, इसको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, है ना. कोई कहे कि सर डेल्टा डी तो नेगेटिव था, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर किया जा रहा है. अगर आप कंप्रेस करेंगे तो डेल्टा डी पॉजिटिव भी हो सकता है, उस केस में फिर ये नेगेटिव हो जाएगा. कंप्रेस करोगे तो लेंथ रिड्यूस होगी, डायमीटर इंक्रीज होगा. ओके. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सैग इन अ लोडेड बीम. ये सैग क्या होता है? SAG, सैग होता क्या है? तो अगर हम तो NCERT वालों ने आपके लिए एक फॉर्मूला प्रिंट किया है बुक में, फॉर्मूला प्रिंट किया है, उसका कोई डेरिवेशन नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, एक डायग्राम प्लस एक फॉर्मूला. और मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाऊंगा और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किस तरह से उस फॉर्मूले को देखकर आपको पता लगेगा प्रैक्टिकली कि रेलवे में और हम यहाँ भी देख रहे हैं जो गर्डर है ना, ये आई शेप के क्या होते हैं. रेलवे के जो ट्रैक होते हैं ना, उनमें जो गर्डर यूज लेते हैं वो आई शेप के होते हैं. और जो ब्रिजेस बनते हैं बहुत आजकल तो ये नहीं यूज लेते, सीधा RCC के कंक्रीट के बना देते हैं. पहले जो कंस्ट्रक्शन होते थे उनमें आई शेप के गर्डर्स जो यूज आते हैं ना, ये कंपैरेटिवली लाइट वेट के होते हैं. और इनमें सैग मतलब एक तरह से जो बैंड होता है, सैग एक तरह से जो बैंड होता है वो कम क्रिएट होता है. तो थोड़ा देख लें पहले. एक मेटल की रॉड है. अब मेटल की कोई रॉड है तो उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, थिकनेस होगी. तो उसको पहले देख लें, बनाए कोई नहीं. मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा करके दिखाऊं आपके लिए ठीक रहेगा. लाइक एक क्यूबॉइड रॉड है, क्यूबॉइड समझ गए ना, लेंथ, विड्थ, डेप्थ. यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगा 3D में. ये इसका एक फेस है.
तो डायग्राम से बात को समझे, मैं तो ये कहूंगा। ओके, तो ये कंप्लीट सॉलिड रॉड है, एक सॉलिड रॉड है। लेट दिस इज लेंथ, ओके, दिस इज डेप्थ। जो इसकी थिकनेस आपको ऐसे दिखाई दे रही ना, वर्टिकल थिकनेस को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसकी कुछ थिकनेस होगी, उसको मैं कह रहा हूँ बी। यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है वो, यहाँ पर भी यहाँ लिखते हैं, बेटर रहेगा। दिस इज बी। तो इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, इसकी डेप्थ भी है। यहाँ पर जैसे डस्टर है ना, ये क्यूबॉइड ही तो है, डस्टर क्यूबॉइड ही तो है। दिस इज लेंथ, दिस इज बी, दिस इज डी। तो ये बी है इसका, ठीक है, और ये डी है, और ये लेंथ है। तो अगर ऐसी मेटल की बड़ा सा एक गर्डर है, बड़ी सी रॉड है, और उसको आपने कहाँ रख दिया, इस तरह से दो सपोर्ट्स पर रख दिया आपने इसको, तब एक्चुअल में क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, ये जो बीच से है ना थोड़ी सी डाउनवर्ड आ जाएगी। उस डाउनवर्ड शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, डाउनवर्ड शिफ्टिंग को सैग। थोड़ा सा नीचे से झुकाव आ जाता है, ये स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी सी आर्क शेप में हो जाएगी। तो मैं इसका सेकंड डायग्राम बता रहा हूं। जब इसको आप वैक्यूम में देख रहे हैं विदाउट ऑन एनी सपोर्ट, तब इसकी ये कंडीशन है, ओरिजिनल कंडीशन। जब इसको हम किसी सपोर्ट पर रख देते हैं, तब इसकी क्या कंडीशन होगी, वो भी देख लें। और सीधा नहीं बनाना था, है ना, इसकी कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब वो क्या हो जाएगी, वो देखिए आप। मैक्सिमम डेप्रिशिएशन, मैक्सिमम सैग जो आता है वो मिड पे आता है, सबसे मिड पॉइंट जो होगा। ओके, दिस इज डी, दिस इज एल। यहां पर कुछ थिकनेस इसकी दिखा देते हैं। थिकनेस दिखाने का मेथड तो ठीक है, इस टॉपिक में आपको तो एक ये तो डायग्राम पर फोकस करना है। देन एक फॉर्मूला है। अब देखिए इसकी जो ओरिजिनल कंडीशन थी ना गाइस, वो ध्यान दे। अच्छा वो हमने ये लाइन, ये मुझे तो दिखाई दे रही है, ये जो इसकी ओरिजिनल कंडीशन थी ना, वो आप देखें। मैं कह रहा हूं थी, बिकॉज जैसे ही इसको किसी सपोर्ट पर, एक एंड एक सपोर्ट पर, दूसरा एंड दूसरे सपोर्ट पर है, तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड बैंड हो जाता है, नीचे की तरफ बैंड हो जाता है। मैं जहां पर मटेरियल है वहां डार्क कर देता हूं। इसकी प्रीवियस कंडीशन को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, देख रहे हैं ना। अब सैग क्या होता है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग क्या होती है। अगर मैं इसका ये मिड पॉइंट कंसिडर कर लूं जो पहले था, देन जब सैग क्रिएट हुआ, डाउनवर्ड शिफ्टिंग क्रिएट हुई, तो वो इसका मिड पॉइंट अब कहां चला गया, यहाँ पर, है ना। जो पॉइंट पहले यहाँ था, जब ये वैक्यूम में थी रोड, किसी सपोर्ट पर नहीं थी, इक्विलिब्रियम में थी, तब इसका सेंट्रल पॉइंट कुछ यहाँ था, और वही सेंट्रल पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो वर्टिकल शिफ्टिंग हुई है, डाउनवर्ड ही होती है, बिकॉज वेट कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये जो डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुई है, इसको कहते हैं सैग, डाउनवर्ड शिफ्टिंग। और उसका सिंबल फिक्स है डेल्टा, चेंज शिफ्टिंग इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ इट्स मिड पॉइंट। तो मैं कहूंगा ये डायग्राम तो नहीं बना है, ये तो मैंने बता दिया था ओरिजिनल कैसी थी रॉड। ये डायग्राम आप बना सकें तो बनाकर दिखाएं। मेरी तो नहीं है ये रिंगटोन, कौन था, हो गया बंद।
ये लीजिए, ये लीजिए, टेंशन नहीं लें आप, ठीक है। दिस इज डी, डी फॉर डेप्थ कंसीडर कर लें आप, ठीक है। दिस इज बी, विड्थ, ठीक है। दिस इज एल, लेंथ। इसको स्ट्रेट कर देता हूं मैं। W is what? आपने हेडिंग लिखा है ना, सैग इन अ लोडेड बीम, लोड। तो डायग्राम में एरो करके यहाँ है ना सैग लिख देना, ताकि आपको हेडिंग भी देखने की जरूरत नहीं पड़े। लोड, सैग। अब एक फॉर्मूला लिख लो जो आपको लर्न करना है। डेल्टा, डेल बोलते हैं इसको, डेल इक्वल टू, यहां लिखते हैं डेल इक्वल टू W L क्यूब। W ज्यादा होने पर सैग ज्यादा होता है, पता लग रहा है क्या देखकर? अगर लोड ज्यादा होगा, डेल ज्यादा हो, नहीं है इसमें। हाँ, इन जनरल 40 मिनट्स होता है शायद, बट वो तो फ्री वाला होता है शायद। ओके, ठीक है। 4 बी डी क्यूब वाई। तो मैंने आपको टॉपिक शुरू होने से पहले क्या बताया था कि एनसीईआरटी ने आप लोगों के लिए इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक डायग्राम और एक फॉर्मूला बुक में प्रिंट किया है, और उसके बारे में कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। क्या वो ज्यादा टाइम हो गया क्या? कितना हो गया? बी क्या है डायग्राम में दिख रहा है, डी डायग्राम में दिख रहा है, वाई इस चैप्टर में, कैपिटल वाई इस चैप्टर में वन एंड ओनली यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। और आपको देखकर पता लगना चाहिए भाई, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, लिखना कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला तो लिख चुके ना आप। देखिए डी, डी ज्यादा होने पर सैग कम होगा, डी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सैग। तो ये जो आई शेप के गर्डर होते हैं ना, इनकी हाइट, या मैं कहूं डी ज्यादा क्यों लिया जाता है, ताकि उनमें सैग कम से कम क्रिएट हुए। बहुत सारा लोड अप्लाई कर दो तब भी सैग कम क्रिएट हुए, तो डी का बड़ा रोल होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो एक फॉर्मूला लर्न कर लेना।